हेलो गाइज। और कैसे हो आप लोग। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज 247 में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। सो दोस्तों, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आज का जो थंबनेल लगा हुआ है अच्छे समझ पा रहे होंगे कि हिंदी की क्लास है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हिंदी की क्लास हमारे प्रॉपर तरीके से चल रही है। फरीन मैम क्लास ले रही हैं। वो क्लास आपकी किसके लिए है? टीचिंग लाइन के लिए बेहतरीन क्लास चल रही है। इसके बाद अगर अदर एग्जाम की बात करें, जैसे यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, वीडियो, ऐसे काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हैं जिसमें आपकी हिंदी पूछी जाती है। तो उसी एग्ज़ाम्स के लिए, उसी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आज से हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 50 सेशन। इस सेशन का नाम क्या है? टॉप 50 सेशन। इसमें हम लोग पर डे टॉप 50 क्वेश्चंस देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उनको अच्छे एनालिसिस करेंगे। और ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में आने की 100% संभावना है। ठीक है। जैसे ही हम जो आपकी ये टॉप 50 वाली सीरीज है, कहाँ तक चलेगी? आपकी जो टॉप 50 की सीरीज है ये 1000 तक चलेगी। मतलब टॉप 50 करके हम 1000 क्वेश्चन करेंगे हिंदी के। उसके बाद हम लोग इसको टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे। कैसे? टॉपिक वाइज। ठीक है। पहले तो 1000 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम हिंदी को टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे, जो कि आपके यूपी ट्रिपल एससी, पीईटी, यूपीएसआई और लेखपाल, यूपी पुलिस की अपकमिंग जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए बहुत ही शानदार क्लास होगी। तो आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, है ना। तो चलिएगा गाइज, आज के सेशन की ओर बढ़ते हैं, आज के सेशन को समझते हैं। और अगर आपको क्लास समझ में आए तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है। और अगर चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली वैकेंसी या आने वाले वीडियो, कुछ भी मतलब एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके जो भी बनेगा, आपको सबसे पहले प्रोवाइड हो सके, उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिल सके। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट इट। देखते हैं आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। बिल्कुल ध्यान से समझना। देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है आज के। ये आ गया आपका पहला क्वेश्चन। और एक बात, हाँ, इसमें ऐसा कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जिसके इसमें क्वेश्चन ना हो। मतलब हर एक टॉपिक से मैंने इसमें क्वेश्चन उठाए हुए हैं। आप कोई भी टॉपिक ले लीजिए, वर्णमाला ले लीजिए, समास ले लीजिए, संधि विच्छेद ले लीजिए, मतलब हर एक टॉपिक से मैंने इसमें क्वेश्चन उठाए हुए हैं। तो चलिएगा पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, व्यंजनों में बताइए कि कौन सा वर्ड महाप्राण है। तो फटाफट सब लोग आंसर करते जाइएगा कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में सब लोग आंसर करते जाएंगे, अपना स्कोर देखते जाएंगे कि 50 मार्क्स में आप लोग कितने गेन करते हैं। ठीक है। अपने आप को चेक कीजिएगा। मैं फटाफट यहाँ पर आपको आंसर देते चल रहा हूँ। यहाँ पर बात कर रहा है महाप्राण। अब महाप्राण क्या होता है? जिसमें आपका मुंह डब्बा जैसे बड़ा सा फैल जाए, है ना, महाप्राण। मतलब मुंह ज़्यादा फैल जाए, इट मीन्स जो बड़ा हो। मतलब दूसरा और चौथा वर्ण आपका क्या होता है? महाप्राण होता है। दूसरा और चौथा कैसे? जैसे का वर्ग की बात करें तो दूसरा वर्ण क्या होता है? खा और घा। चा वर्ण में आपका हो जाएगा छा और झा। टा वर्ण में ठा और ढा, ऐसे करके दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है आपका, वो महाप्राण होता है बच्चा। कौन सा होता है? महाप्राण होता है। इसमें कौन सा ऑप्शन महाप्राण का है? तो आप लोग देखते ही समझ गए होंगे कि खा आपका महाप्राण व्यंजक है, क्योंकि का, गा और डा ये आपके पहले और तीसरे व्यंजन हैं। क्योंकि पहला और तीसरा व्यंजन कैसे होते हैं, पहला और तीसरा वर्ण कैसा होता है, तो आप लोग समझ गए होंगे। पहला और तीसरा अल्प प्राण होते हैं। कैसे होते हैं बच्चा? अल्प प्राण होते हैं। क्लियर है सबको, अल्प प्राण और महाप्राण? चलिए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है। मतलब आपको बताना है इसमें ऐसा कौन सा वर्ण है जो ओष्ठ से नहीं बोला जाता। तो समझ लीजिएगा, ओष्ठ से बोले जाने वाले वर्ण हैं आपके प, फ, ब, भ। ये आपके क्या हैं? ओष्ठ हैं।
क्या है ये? ओष्ठ हैं। जो आपका टा है वो टा क्या होता है? टा मूर्धन्य होता है, याद रख लीजिएगा। टा क्या होता है? मूर्धन्य होता है। टा क्या होता है? टा वर्ण आपका मूर्धन्य है। क्या है? मूर्धन्य, याद रख लीजिएगा। टा मूर्धन्य है। पा फा बा ये आपके क्या हैं? ये ओष्ठ हैं। क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ओ माय गॉड, चलिए क्वेश्चन 3 कहाँ गया? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, लिखा हुआ है हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? बताइए जरा सा, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश या सौरसेनी अपभ्रंश? बताइएगा जरा सा, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो याद कर लीजिएगा, हिंदी की जो उत्पत्ति है वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। किससे हुई है बच्चा? सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी की उत्पत्ति हुई है। क्लियर है सबको? चलिए, यहीं पर आप एक क्वेश्चन थोड़ा समझ लीजिएगा। चलिए आप यहाँ पर थोड़ा बता दीजिए, 1 मिनट और थोड़ा, हाँ यहीं पर देख लेते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इनका उच्चारण स्थान बता दीजिए कहाँ से होता है। का वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? चा वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान टा का, ता और पा का। चलिए फटाफट आपका इनका उच्चारण स्थान बता दीजिए। यहीं पर आप लोग इसको क्लियर कर लीजिएगा कि का वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। तो याद कर लीजिएगा, का वर्ग का उच्चारण स्थान आपका कंठ से होता है। कहाँ से होता है? कंठ से होता है। इसके बाद बात करें चा की, तो चा कहाँ से होता है? तालव्य से होता है। कहाँ से होता है? तालव्य से। ठीक है। इसके बाद बात करें टा, तो टा को मैंने अभी बताया था, टा वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो होता है आपका कहाँ से? मूर्धन्य से। कहाँ से बच्चा? मूर्धन्य से। बात करते हैं ता वर्ण की, तो ता वर्ण के जो ता वर्ग के जितने भी वर्ण हैं उसका होता तालव्य से। कहाँ से? तालव्य से। एक मिनट, सॉरी गाइज, ता वर्ण का होता आपका दंत से, क्योंकि चा का होता आपका तालव्य से और ता वर्ण का होता आपका दंत से। जैसे बोलते हैं ना ता, जब भी आप ता बोलते हैं तो जीभ आपकी कहाँ से टच करती है? दांत से टच करती है। कहाँ से? दांत से। बोलते ता, था, दा, कहाँ को टच करके आवाज निकल रही है? दांत को। तो ये आपको क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। इसके बाद जो पा वर्ण है इसकी कहाँ से होती है? तो पा वर्ण की आपकी होती है ओष्ठ से। कहाँ से? ओष्ठ से। जैसे भी आप पा बोलेंगे, फा बोलेंगे, तो आपके जो होठ हैं वो क्या होंगे? आपस में टकराते हैं, टच होते हैं। समझ जाइएगा कहाँ से होता है? ओष्ठ से। पा बोले आप, जरा उच्चारण करके देखो जरा सा। पा क्या बोल रहे हो आप? पा। पा मतलब जब आप पा बोलते हैं, फा बोलते हैं, बा बोलते हैं, तो आपके जो होठ हैं क्या होते हैं? आपस में दोनों क्या होते हैं? टच होते हैं, है ना? क्या होते हैं? टच होते हैं। तो ये आपका कहाँ से हो जाएगा? ओष्ठ से हो जाएगा। क्लियर है सबको? और चा बोलते तो कहाँ से होता है आपका? चा। चा आपका तालव्य से होता है, तालु, है ना? तालु से होता चा। जब भी आप जीभ के ऊपर वाला पार्ट होता है, जो जबड़े का ऊपर वाला पार्ट होता है, उसको टच करके जब बोलते हैं चा, ऊपर टच कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है ना? तो आपका क्या हो जाएगा? तालव्य हो जाएगा। क्लियर है ना सबको? बहुत बढ़िया भाई, याद कर लीजिएगा ये बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अब हम जरा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। सीता बाजार जाती होगी, रामेश ने समाचार पत्र पढ़ा, वर्षा हो रही है, वह कोलकाता जाता है। देखिए भैया, रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, ये किसमें है? ये आपका पढ़ा मतलब ये कार्य हो चुका है, पढ़ चुका है वो, मतलब ये पास्ट की बात कर रहा है, सॉरी भूतकाल। किसकी बात कर रहा है ये? भूतकाल। इंग्लिश से आप लोग पास्ट बोलते हैं ना, भूत की बात कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया सीता बाजार जाती होगी। क्या लिखा है? जाती होगी, मतलब भविष्य की बात कर रहा है। तो जो सिंपल वर्तमान की बात कर रहा है, सिंपल वर्तमान आपका क्या हो जाएगा? वह कोलकाता जाता है। वह कोलकाता जाता है तो क्या होगा? सिंपल वर्तमान है। क्या है? सिंपल वर्तमान है। वह कोलकाता जाता है। क्लियर है सबको? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
पशु शब्द का विशेषण क्या है? पशु शब्द का विशेषण क्या है? पाश्विक, पशुत्व, पशुपति, पशुता। फटाफट इसका आंसर दीजिए, क्या होगा? पाश्विक, पशुता, पशुपति या पशुता। तो देखिए, जो पशुता और पशुत्व हैं, पशुता और पशुत्व हैं, ये आपके भाववाचक संज्ञा है। कैसे हैं? भाववाचक। ये आपके कैसे हैं? भाववाचक। ठीक है, पशुता और पशुत्व आपके कैसे हैं? भाववाचक। तो विशेषण क्या होगा? पशु का विशेषण आपका पाश्विक बनता है। क्या बनता है? पशु का विशेषण पाश्विक बनता है। क्या बनता बच्चा? पाश्विक बनता है। सबको याद है? बहुत सारे बच्चे ये कह रहे होंगे आंसर कि पशु का विशेषण पशुत्व होता है, लेकिन बिल्कुल गलत है। पशु का विशेषण आपका क्या होता है? पशुत्व होता है। क्या होता है? पाश्विक होता है। पशुत्व और पशुता आपके क्या होते हैं? भाववाचक होते हैं। क्लियर है सबको? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है। फटाफट इसका आंसर दीजिए, क्या होगा भाववाचक संज्ञा को? लंबाई, बहन, दया या शत्रुता। फटाफट इसका आंसर दीजिए, क्या होगा? लंबाई, बहन, दया, शत्रुता। क्या होगा इसका आंसर? कीजिए जरा आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? तो बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर। बिल्कुल सही आंसर क्या है? बहन। बहन आपकी कौन सी संज्ञा है? बहन आपकी जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। बहन, भाई, माता पिता, नाना नानी, दादा चाचा, ये सब क्या हैं? ये जातिवाचक संज्ञा है। अगर बात करें भाववाचक संज्ञा की, तो लंबाई, दया, शत्रुता, ये आपके क्या हैं? ये आपके भाववाचक संज्ञा हैं। ठीक है, आगे देखिए। नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप। नेत्री क्या है? आपका स्त्रीलिंग है। इसका आपको बताना क्या है? पुल्लिंग। नेत्री का पुल्लिंग क्या होता है? बताइए जरा सा। नेत्री का पुल्लिंग शब्द क्या है? नेता, नेतिन, नेताइन, नेत्र। तो नेत्री शब्द का जो पुल्लिंग है वो नेता होता है। क्या होता है? नेता होता है। ठीक है, नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप नेता होता है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है नेता का स्त्रीलिंग बताओ, तो क्या हो जाएगा? नेत्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेत्री हो जाएगा। क्लियर है सबको? चलिए अगला क्वेश्चन बताइए जरा सा। अगला क्वेश्चन देखिए। भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में को कौन सा कारक है? बताइए भैया जरा सा। भूखे को भोजन दो, इसमें कौन सा कारक है? कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक। बताइए जरा। भूखे को भोजन दो, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। आई थिंक इसमें 99% बच्चे कह रहे होंगे। क्या आ रहा होगा 99% बच्चों का? ये लोग कर्म कारक कह रहे होंगे। क्या कह रहे होंगे? कर्म कारक। कर्ता ने कर्म को, है ना? सॉरी। लेकिन भैया यहाँ पर कर्म पर कोई भी प्रेशर नहीं दिया जा रहा। यहाँ बात कर रहा भूखे के लिए भोजन देने को। चाहे भूखे को भोजन दो या भूखे के लिए भोजन दो, बात बराबर है। तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक। क्या होगा? संप्रदान कारक होगा करेक्ट आंसर इसका। अभी फिलहाल कर लीजिए, जब भी मैं आपको इस टॉपिक वाइज कराऊंगा तो इसलिए आपको समझा दूंगा ये बात। ठीक है, बस इसी वीक आपके जो टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज है ये कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट वीक से हम लोग टॉपिक वाइज हिंदी को कवर करेंगे। क्लियर है गाइज?
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है। बताइए भैया पुल्लिंग कौन सा शब्द है यहाँ पर? यहाँ पर कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो यहाँ पर आपको पुल्लिंग शब्द चूज करना है। कौन सा है? बुढ़ापा, घटना, जड़ता या दया। बताइए कौन सा है? बुढ़ापा, घटना, जड़ता या दया। तो यहाँ पर जो पुल्लिंग शब्द है वो आपका क्या है? बुढ़ापा है, क्योंकि बुढ़ापा क्या बोलते? बुढ़ापा आ गया, ना कि बुढ़ापा आ गई, है ना। दया देखिए, दया क्या बोलते हैं? दया आ गई, है ना। घटना हो गई, सब क्या है? आपके स्त्रीलिंग हैं, लेकिन बुढ़ापा आपका क्या है? बुढ़ापा आपका पुल्लिंग है। बुढ़ापा कैसा है? आपका पुल्लिंग शब्द है। क्लियर है सबको? चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा, है ना। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा बताइए भैया। तो गीदड़ का जो स्त्रीलिंग है वो गीदड़ी होगा। क्या होगा? गीदड़ी। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? गीदड़ी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 6 का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पर्श शब्द को विरामावर्त बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करते हैं? शब्द यहाँ पर आपका दिया गया है स्पर्श। इसका विलोम शब्द यानी कि विपरीत बनाने के लिए इसमें किस उपसर्ग को ऐड किया जाता है? किस उपसर्ग को जोड़ा जाता है? तो कौन सा उपसर्ग जोड़ते हैं? ए उपसर्ग। कौन सा? ए, है ना। बोलते हैं अस्पर्श, अस्पर्श, है ना। तो क्या हो जाएगा? आ उपसर्ग। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह घर से बाहर गया, तो इसमें कौन सा कारक है? से कौन सा कारक होता है आपका? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक या अपादान कारक? सो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा डी, अपादान कारक होगा। कौन सा कारक? अपादान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वनाम कितने प्रकार के हैं या सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं सर्वनाम आपके 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के आपके क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। क्लियर है सबको? सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से एक व्यंग्य लेखक हैं। आपको यहाँ पर एक ऐसे लेखक को चूज करना है जो व्यंग करती हों। जो क्या करते हो? व्यंग। कौन होंगे? श्याम सुंदर दास, विद्यानिवास मिश्र, राहुल शंकरात्यायन, हरिशंकर परिसाई। बताइए जरा सा भैया यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट होगा? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आपका हरिशंकर परसाई होगा। कौन सा होगा? हरिशंकर परसाई होगा। हरिशंकर परसाई एक कैसे लेखक हैं? व्यंग लेखक हैं। कैसे लेखक हैं? व्यंग लेखक हैं। क्लियर है सबको? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मर्यादा किस युग की पत्रिका थी? मर्यादा किस युग की पत्रिका थी? बताइए जरा सा। तो जो मर्यादा है आपकी वो छायावाद युग की थी। कब की थी? वो छायावाद युग में वो पत्रिका क्या हुई थी? प्रकाशित हुई थी। मर्यादा कहाँ पर? छायावाद युग में। अगला देखिए, महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है कि ऐसी कौन सी पुस्तक है जो महादेवी वर्मा द्वारा नहीं लिखी गई। स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और यामा, ये तीनों पुस्तकें किसने लिखी है? महादेवी वर्मा ने। किसने? महादेवी वर्मा ने। लेकिन बात करें उर्वशी की, तो उर्वशी के लेखक आपके कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर हैं। कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी के लेखक कौन है बच्चा? रामधारी सिंह दिनकर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सही जोड़ा बताइए। सुमित्रानंदन पंत, चिदंबरा, महादेवी वर्मा, ययाति, जयशंकर प्रसाद, यामा या इनमें से कोई नहीं। बताइए जरा सा क्या होगा? तो देखिए भैया, यहाँ पर जो पहला नंबर ऑप्शन दिया गया है सुमित्रानंदन पंत, चिदंबरा, ये आपका करेक्ट होगा। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत की कौन सी है? चिदंबरा।
बात करें अगर महादेवी वर्मा की, तो महादेवी वर्मा की है यामा। कौन सी है? यामा। और जयशंकर प्रसाद की है ययाति। एक मिनट। बात करें अगर हम महादेवी वर्मा की, किसकी? महादेवी वर्मा, तो महादेवी वर्मा की कौन सी है? यामा। महादेवी वर्मा की कौन सी है? यामा है। बात करें जयशंकर प्रसाद की, कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी होती है? कामायनी। कौन सी होती है? कामायनी। ठीक है, महादेवी वर्मा यामा, जयशंकर प्रसाद कामायनी, सुमित्रानंदन पंत चिदम्बरा। ययाति यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। प्रेमचंद्र की एक रचना है, पंच परमेश्वर, ताई, उसने कहा था, या ठेस। तो सब लोग जानते हैं प्रेमचंद्र की कथा पंच परमेश्वर, सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा। कौन सी? पंच परमेश्वर की कथा। सब लोगों ने पढ़ा होगा, पंच परमेश्वर है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, हिंदी कथा साहित्य के सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानीकार कौन हैं? तो आप लोग जानते हैं सबसे अधिक प्रसिद्ध कहानीकार कौन हैं? ये भी आपकी कौन है? प्रेमचंद्र हैं। कौन है? प्रेमचंद्र आपके कौन हैं? कहानीकार हैं। चलिए यहीं पर आप एक क्वेश्चन बता दीजिए, उपन्यास सम्राट किसे कहते हैं? उपन्यास सम्राट, उपन्यास सम्राट किसे कहते हैं? तो उपन्यास सम्राट भी आपके प्रेमचंद्र को ही कहते हैं। किसको? प्रेमचंद्र को ही उपन्यास सम्राट कहते हैं। कहानीकार, उपन्यासकार, या फिर किसे माना गया है प्रसिद्ध? प्रेमचंद्र को। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता हैं। प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता हैं। प्रथम सूफी प्रेम के ऊपर लिखने वाले काव्य के रचयिता कौन हैं? तो वो आपके हैं मुल्ला दाऊद। कौन है बच्चा? मुल्ला दाऊद आपके प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता हैं। कौन है? मुल्ला दाऊद। अगला देखिए, कौन सा वर्ड, कौन सा शब्द आपका तद्भव है? यहाँ पर आपको तद्भव शब्द बताना है। कौन सा शब्द तद्भव है? तो आपका तद्भव शब्द यहाँ पर 20 है। बिजंसी से बना है आपका 20। तो यहाँ पर वर्ड क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी 20 हो जाएगा। क्लियर है सबको? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, तद्भव है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है? शिल्प, पर्याप्त, आयु, पीड़। तो आपका पीड़ वर्ड जो है, पीड़ा लिखा हुआ, ठीक है, पीड़ा वर्ड जो है ये आपका तद्भव है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? इसमें बताइए, गलीचा, आंसू, कंपनी, या सरिता। तो आपका जो आंसू वर्ड है, आंसू शब्द है, ये तद्भव है, अश्रु है ना। आंसू का अश्रु होता है, यहाँ पर आंसू लिखा गया है, तो ये आपका क्या हो गया? गलत हो गया। मतलब तद्भव यहाँ पर कौन सा है? सी नंबर है। सी क्या है? यहाँ पर तद्भव है। बाकी सब क्या हैं? तत्सम हैं। आगे चलिए, इसमें आपको तद्भव बताना है। पंख, सर्व, वत्स, प्रमोद। बताइए इसमें तद्भव कौन सा है? बताइए जरा सा, कौन सा होगा? तो यहाँ पर तद्भव शब्द आपका पंख होगा। कौन सा होगा? पंख। तद्भव कौन सा होगा? यहाँ पर पंख होगा। ठीक है, तद्भव कौन सा होगा? पंख होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 28 देखते हैं। मक्खी का तत्सम रूप है। मक्खी का तत्सम रूप है। तो मक्खी का तत्सम रूप क्या होता है? सब लोग जानते हैं, मच्छिका होता है। क्या होता है? मच्छिका होता है। मक्खी का तत्सम रूप क्या होता है? मच्छिका होता है। आगे चलिए, तुम जिसे चाहो चुन लो। क्या वर्ड लिखा हुआ है? तुम जिसे चाहो चुन लो। यहाँ पर वाक्य बताना, कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर उद्देश्य भी एक है, उद्देश्य भी एक है, और विधेयक भी एक है। तुम जिसे चाहो चुन लो, उद्देश्य एक है और विधेयक भी क्या है? एक है। जब दोनों एक हों तो कौन सा वाक्य होता है हमारा? सरल वाक्य होता है। कौन सा वाक्य होता है? सरल वाक्य होता है। सिंपल सेंटेंस यानी कि सरल वाक्य होता है। ठीक है,
चलिए, 1000 लोगों को मौत के घाट उतार कर वह तूफान थम गया था या थमा था। 1000 लोगों को मौत के घाट उतार कर वह तूफान थमा था। मतलब यहाँ पर उद्देश्य कितने हैं? एक, और विधेयक कितने? एक। तो ये वाक्य भी कैसा हो जाएगा? ये वाक्य भी आपका सरल वाक्य हो जाएगा। हमने बताया आपको, जब विधेयक और उद्देश्य दोनों एक हों तो वहाँ पर वाक्य कैसा होता है? सरल वाक्य होता है। कैसा वाक्य होता है बच्चा? सरल वाक्य होता है। आगे चलिए, पैसा कमाना एक बात है, कमा उसे ढंग से व्यय करना अलग बात है ना। जब आपके किसी भी वाक्य में कॉमा मिल जाए तो आंख बंद करके उसे आप संयुक्त वाक्य बना दीजिएगा। कौन सा वाक्य बना दीजिएगा? संयुक्त वाक्य बना दीजिएगा। जब किसी सेंटेंस में कॉमा मिल जाए तो वहाँ पर क्या बना देंगे? संयुक्त वाक्य बना देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 32 देखिए, बरसात में मच्छरों के कारण रात में सोना कठिन हो जाता है। तो यहाँ पर उद्देश्य क्या है? एक लग रहा है, और विधेयक क्या है? एक है। तो ये कैसा वाक्य होगा? समझ गए होंगे, सिंपल वाक्य होगा, सरल वाक्य होगा, है ना। आगे चलिए, हमारे समाज में धन का वह महत्व नहीं है जो व्यवहार का है। अब देखिए, जब किसी भी सेंटेंस में आपको जो, तो, जैसे, वैसे शब्द मिल जाएं तो वहाँ पर हम आंख बंद करके मिश्र वाक्य पर टिक कर देंगे। मिश्र वाक्य की पहचान बता दें आपको, जब किसी भी वाक्य में आपको ज्यों त्यों, जैसे वैसे ऐसे शब्द मिल जाएं तो आपका कैसा वाक्य होता है? मिश्र वाक्य होता है। आगे चलिए, वाक्य में अशुद्ध भाग बताना है। बीमारी के निमित्त मैं कल कॉलेज ना जा सका। तो मैं कल कॉलेज ना जा सका, ये तो करेक्ट है। यहाँ पर वर्ड आया है, शब्द आया निमित्त। निमित्त यहाँ पर आपका क्या है? गलत है। मतलब ए पार्ट में आपकी क्या है? अशुद्ध है। यहाँ पर क्या होगा? बीमारी के कारण होगा। क्या होगा बच्चा? यहाँ पे बीमारी के कारण मैं कॉलेज नहीं जा सका, ना जा सका, है ना। पार्ट ए में आपका क्या हो गया? एरर हो गया। आगे चलिए, इसमें भी आपको वर्तनी शुद्ध करना है। वाक्य कौन से शुद्ध है, अशुद्ध है बताना है। यदि पर्यावरण की रक्षा ना की गई तो एक दिन ऐसा आएगा जबकि मनुष्य का जीवन दूभर हो जाएगा। तो समझ गए होंगे कि यहाँ वर्ड आया है जबकि। यदि पर्यावरण की रक्षा ना की गई तो एक दिन ऐसा आएगा जब, यहाँ पर क्या होना चाहिए? जब होना चाहिए, है ना। जब मनुष्य का जीवन दूभर हो जाएगा। तो बी पार्ट में आपका क्या हो गया? गलत हो गया। बी पार्ट में क्या है? अशुद्ध है। ठीक, आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 36, पहाड़ के ऊपर एक मंदिर है, बताइए इसमें कोई त्रुटि है या नहीं? पहाड़ के ऊपर एक मंदिर है, तो इसमें कोई भी आपकी त्रुटि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए, निम्नलिखित में वाक्य में कौन सा शुद्ध भाग है? वे मित्र होकर भी परस्पर एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, परस्पर और एक दूसरे, ये दोनों क्या हो जाएंगे? सुपरफ्लो वर्ड। मतलब एक दूसरा और दोनों का मीन्स क्या होता? सेम हो जाएगा। तो यहाँ से हम परस्पर को या तो हटा दें या एक दूसरे को हटा दें, है ना। तो वे मित्र होकर परस्पर एक दूसरे को संदेह करते हैं, यहाँ पर आपका क्या हो गया? बी पार्ट में गलत हो जाएगा। वे मित्र होकर भी एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं, ये आपका करेक्ट होगा। परस्पर यहाँ से हम लोग हटा देंगे, है ना। आगे चलिए, शुद्ध वर्तनी बताना है। अंत्योदय कैसे लिखा जाएगा बताइए? तो अंत्योदय कैसे लिखा जाएगा? बी पार्ट, है ना। बी नंबर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, अंत्योदय। चलिए, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, इसमें भी आपको शुद्ध वर्तनी बताना है। आग्रह कैसे लिखते हैं? बिल्कुल सिंपल शब्द, आग्रह। ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए 39 में आग्रह। चलिए, क्वेश्चन नंबर 40 देख लीजिए। 40 में भी शुद्ध वर्तनी बताना। फुर्तीला कैसे लिखते हैं? फुर्तीला कैसे लिखते हैं? तो बी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, फुर्तीला। 41 देखिए, शुद्ध वर्तनी इसमें ही बताना है। संभावना, संभावना। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 41 सी, संभावना। देखते चलिएगा, करेक्ट संभावना। चलिए 42 देखिए, सामाजिक, सामाजिक बड़ा सा होगा सामाजिक। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? करेक्ट होगा, सामाजिक।
लघुर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? लघु प्लस उर्मी होगा। क्या होगा? लघु प्लस उर्मी। यहाँ पर कौन सा संधि होगी बताइए? लघुर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? लघु प्लस उर्मी। लघु प्लस उर्मी कौन सा होगा? लघु प्लस उर्मी। लघु प्लस उर्मी कौन सा विच्छेद होगा? लघु प्लस उर्मी। ठीक है, लघुर्मी। अगला देखिए, अतीव का संधि विच्छेद क्या होगा? अतीव, अति प्लस एव। अतीव को क्या होगा? अति प्लस एव। कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि होगी। क्यों होगी? ई प्लस ई, है ना, अतीव दीर्घ संधि होगी यहाँ पे। आगे देखिए, स्वार्थ का संधि विच्छेद है। स्वार्थ, स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? स्व प्लस अर्थ। क्या होगा? स्व प्लस अर्थ। और यहाँ पर कौन सी संधि विच्छेद होगी? यहाँ पर भी आपकी दीर्घ संधि होगी। दोनों आपके दीर्घ संधि के एग्जाम्पल हैं, स्वार्थ और अतीव। यहाँ पर ह्रस्व और दीर्घ आपस में मिलकर क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। आ प्लस आ मिलकर क्या हो जाता है? बड़ा आ हो जाता है। ठीक है, चलिए, महोदधि। महोदधि का संधि विच्छेद क्या होगा? महोदधि, तो महोदधि का संधि विच्छेद आपका होगा महा प्लस उदधि। महा प्लस उदधि, महा प्लस उदधि। यहाँ पर कौन सी संधि है? यहाँ पर आपकी गुण संधि होगी। कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। चलिए, वाध्वागमन। वाध्वागमन का आपको संधि विच्छेद करना है। वाध्वागमन तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर वधु प्लस आगमन। क्या हो जाएगा? वधु प्लस आगमन इक्वल टू वाध्वागमन। वधु प्लस आगमन बराबर वाध्वागमन। यहाँ पर आपकी कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 49। 49 देखिए क्या है? हिमालय में किस संधि का प्रयोग हुआ है? हिमालय, हिमालय के पहले संधि विच्छेद कीजिए। क्या होगा? हिम प्लस आलय। क्या होगा? हिम प्लस आलय। हिम प्लस आलय, आ प्लस आ मिलकर क्या हो जाता है? आ हो जाता है। मतलब कौन सी संधि है? दीर्घ संधि होगी। हिमालय में कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। 49 देखिए, विजयोल्लास। विजयोल्लास शब्द में कौन सी संधि हुई है? तो सबसे पहले इसका आप लोग कीजिए क्या? संधि विच्छेद। तो क्या हो जाएगा? विजय प्लस उल्लास। विजय प्लस उल्लास, विजया उल्लास। कौन सी संधि है यहाँ पर? यहाँ पर आपकी देखिए कैसे बन रहा है? आ प्लस उ इक्वस टू ओ। आ प्लस उ इक्वस टू ओ। तो यहाँ पर आपका कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। ऑप्शन नंबर डी। विजयोल्लास में कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। चलिए बात करते हैं समास की। तो गुण धर्म में कौन सा समास है? शब्द धर्म में कौन सा समास है? सॉरी, शब्द धर्म में कौन सा समास है? शब्द धर्म मतलब सच्चा धर्म, जो अपने धर्म के प्रति क्या हो? सच्चा हो। जो धर्म के प्रति क्या हो? सच्चा हो। तो वहाँ पर आपका कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास। कौन सा समास होगा यहाँ पर? कर्मधारय समास। कौन सा समास होगा बच्चा यहाँ पर? कर्मधारय समास। चलिए आज के सेशन में यहीं तक आपके टॉप 50 कंप्लीट हुए। आज के सेशन में आपके यहीं तक टॉप 50 क्वेश्चन क्या हुए? कंप्लीट हुए। सभी लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। अगर मज़ा ना आए तो बता देना। ठीक है, थैंक यू क्लास। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट सेशन में, टॉप 50 सेशन में।